से हैं और आज का हमारा लेक्चर जिसकी हम चैप्टर नंबर 6 को कंटिन्यू कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 6 में आज हम लेक्चर नंबर 2 इस वक्त स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। और चैप्टर नंबर 6 हमारा मोनेरा या किंगडम प्रोकैरियोट। कल हमने ये कैप्सूल या ग्लाइकोकैलिक्स की बात आपसे की थी। याद है आपको, हमने कहा था जी ये एक ताकतवर या स्ट्रॉन्ग करता है हमारे बैक्टीरिया को हमसे, और इसी बेस पर हमारा बैक्टीरिया हमें पैथोजेनिक नुकसान पहुंचाता है। ठीक है जी। तो आज हम इससे आगे कंटिन्यू करते हैं और स्ट्रक्चर का सिंपल वे में क्वेश्चन आपसे दिया जाता है। पहले हम आपको क्वेश्चन दे दें। पेज नंबर बुक में आपका है 101। वहां पर आपके पास 101 में डायग्राम है एक। ठीक है, तो आपसे सिंपली डायग्राम एक बनवा लेते हैं और वो वही एज यूजुअल क्वेश्चन, ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ बैक्टीरियम, ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ अ बैक्टीरियम। ठीक है, तो एज अ बुक में जो आपके पास लेबल है, उस लेबलिंग को आप लेते हुए अपने डायग्राम को बना लीजिएगा। अच्छा, डायग्राम्स के लिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप डेफिनेटली ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है ना डायग्राम। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसी हिसाब से आपकी डायग्राम बेहतर और अच्छी होती जाएगी, और अच्छी डायग्राम करना ज़रूरी है। ठीक है ना। वैसे तो हमें डायग्राम्स लॉन्ग क्वेश्चन में ही पॉसिबल होती हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि आपके पास इतना लास्ट में आप यानी आपकी राइटिंग स्पीड इतनी अच्छी हो कि लास्ट में थोड़ा सा टाइम आपको मिल जाए, 10 मिनट या 15 मिनट या एटलीस्ट 5 मिनट्स। तो उन 5 मिनट्स में आप अपने शॉर्ट क्वेश्चन में भी एक रफ सी डायग्राम्स को, यानी बहुत ज़्यादा रफ भी ना हो कि वो आइडिया ही ना हो कि बैक्टीरिया की जगह पर वो ह्यूमन सेल बन जाए, ऐसा भी ना हो, पर इतना रफ हो कि वो जो भी पर्टिकुलर डायग्राम आप बनाना चाहते हैं पर्टिकुलर आंसर में, वो नज़र आ रही हो, समझ आ रही। ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा हमारे लिए जो एक और सजेशन है वो ये कि जो भी बायो में डायग्राम्स को बनाना चाहता है उसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो अपनी पेंसिल शार्प करने के लिए अपना वक्त ज़ाया ना करे। ऐसा ही है, आप के पास पेंसिल है, आप उसे बार बार शार्प करें तो बार बार टाइमिंग आपकी डिस्टर्ब होगी। तो आपके पास क्लिक पेंसिल आती है, उसमें निडल आप के पास ऑलमोस्ट 0.4 0.2 मौजूद होती है, तो वो पेंसिल को आप यूज़ करें। ठीक है, या फिर आप एक दो पेंसिलें शार्प करके घर से ही लेकर जाएं। और अगर बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो गई है स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो आप उसमें कलर पेंसिल, कलर मार्कर या कलर पेन नहीं, कलर पेंसिल को यूज़ कर लें। इतना टाइम आपके पास होना चाहिए। और कलर पेंसिल का भी वही सिचुएशन है कि आप उसको शार्प करके घर से ही लेकर जाएं, वहाँ जाकर सिर्फ ड्राइंग आपको करनी है, परफॉर्मेंस आपको देनी। ठीक है जी। तो उससे ये होता है कि ज़रा खूबसूरत नज़र आ जाती है आपको हर चीज़, तो आपका एक इम्प्रेशन अच्छा होता। ड्राइंग तो आपने पेंसिल से ही बनानी है, कलर पेंसिल से ही बनानी है जहाँ ज़रूरी है, लेकिन एक इम्प्रेशन का उससे होता है कि हाँ जी बच्चे ने प्रैक्टिस की है, बच्चे ने मेहनत की। मेहनत आपकी पूरे साल की आपकी कॉपी में ही नज़र आएगी, एग्जामिनेशन कॉपी में, वरना हमें क्या मालूम आपने क्या कितनी मेहनत की। खुदा ना खास्ता अगर आप उस दिन थोड़ा सा हेजिटेट हुए और आपने अपनी सारी साल की जो पूरा एनुअली आप मेहनत करते रहे, रीड करते रहे, लर्निंग करते रहे, पावर बढ़ाते रहे, राइटिंग स्पीड बढ़ाते रहे, लेकिन
एग्जाम की दिन और उसकी टाइम में बैठकर, क्लास में बैठकर, एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर आप पजल हो गए, कुछ हो गया, आप परेशान हो गए, नर्वस हो गए, तो आपकी वो सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। क्योंकि हमें एग्ज़ाम में जो मेहनत है वो सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन कॉपी में आपकी नज़र आती। ठीक है ना। अब हमारे पास जी आज हम नेक्स्ट अपनी हेडिंग की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है जी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन हमारे पास एज यूजुअल जो हमें नज़र आ रही थी, जो हमने आपको दिखा दिया था कि फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन है, और उसके बाद नेक्स्ट ग्रीन कलर की आपको नज़र आ रही है यहाँ सेल वॉल, और आउटसाइड हमारा कैप्सूल था। ठीक है। तो यहाँ पर भी सेल मेम्ब्रेन हमारे जो नॉर्मली सेल्स की जिस तरह बनी होती है, फॉर्मेशन होती है जिन केमिकल से, प्रोटीन या लिपिड्स, तो एज इट इज़ सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर यहाँ भी वही होता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल मेम्ब्रेन ही है, तो उसका स्ट्रक्चर वही बाई फॉस्फोलिपिड जो हमने पढ़ा था वही। ठीक है जी। अच्छा जी, हाँ जी, सी कह रही हैं आप, एक बच्चे ने कहा लेकिन बुक में डायग्राम ब्लैक एंड वाइट बनी है, तो कलर कौन सा करना है, हमें कैसे पता चलेगा। बिल्कुल ठीक बात आपने कही। कलर आप ऐसा करें जो गोला गंडा ना लगे ना, ऐसा ना लगे कि गोला गंडा बना दिया हमने। कलर आप एज जो आपकी आंखों को अच्छा लगे। तो आपको गोला गंडा तो नहीं अच्छा लगेगा ना यकीनन। गोला गंडा किसको अच्छा लगता है, जिनको बायो नहीं पता होगी। तो आप भी वो कलर यूज करें जो बहुत धीमे से हों, जिनको हम कहते हैं कि जी बहुत ज़्यादा शार्पनेस उसमें नज़र ना आ रही हो। रेड कलर है सपोज, ऑरेंज कलर है, येलो कलर, इस टाइप के जो कलर्स हैं वो आपको ना शो ऑफ हो ना। ये बहुत डार्क कलर कर दिया तो वो आपको नहीं करना ना। एक अच्छा सा सोबर से कलर, लाइट आप कलर को यूज करें। दूसरा ये कि अगर आप तक तो अभी शायद ये खबर नहीं पहुंची होगी कि 9th क्लास की बायो की न्यू बुक आ गई। अभी प्रिंट नहीं हुआ उसका, लेकिन चूंकि हमारे पास व्हाट्सएप पे ग्रुप होते हैं, तो उन ग्रुप में हमारे प्रोफेसर हजरात ने एक 9th क्लास की जो इस वक्त रिसेंटली एडिटेड हुई है करंट ईयर में, उसकी एक कॉपी, हार्ड सॉफ्ट कॉपी हमें सेंड की। तो वो सॉफ्ट कॉपी देखकर हम वाकई थोड़ा सा दिल खुश हो गया। कलर डायग्राम्स हैं, नेचुरल जो डायग्राम्स हैं उनको लिया गया है। कोशिश ज़्यादातर ये की गई है कि हैंड ड्राइंग ना हो और नेचुरल ड्राइंग उसमें शो ऑफ की गई है। डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा इंक्रीज किया गया है, और बात को समझाने वाली थोड़ी सी जो डिटेल है उसको भी इंक्रीज किया गया। जैसे अगर आपने फेडरल बोर्ड की बुक्स देखी हो ना, तो वो कलर डायग्राम, इवन बलूचिस्तान की बुक कलर हैं, आपकी इंटर की भी, 9th 10th की तो है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की भी जो कलर डायग्राम्स है वहाँ बलूचिस्तान में। पंजाब बोर्ड की तो है ही है, बलूचिस्तान बोर्ड की मैं कह रहा हूँ। सिर्फ एक सिंध बोर्ड की जो है हमारी बेचारी, ऐसा लगता है कि बहुत थक हार कर बुक बनाई गई है और प्रिंट किया गया। लेकिन पॉसिबल है मे बी के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक में भी कुछ चेंज आए, जैसे 9 में आया। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट में आपने एक और स्टूडेंट ने बात की है, वो कहते हैं कि सर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा। जी, ये मैं बता रहा था, डायग्राम का क्वेश्चन हमारा हो गया। फिर हमें दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ से पूछा जाता है शॉर्ट में, और वो आपसे कहता है डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। लेकिन ये क्वेश्चन आपको बहुत ही रेयर नजर आएगा। ठीक है। अच्छा, मैं जब ये बात आपसे कहता हूँ रेयर नजर आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रेयर को रेयर ही कर दें, इरेज कर दें उसको, ऐसा नहीं कीजिएगा। कभी ऐसा भी होता है कि वो रेयर एयर आज आपका ही हो। रेयर कभी कभी आना है ना, तो वो कभी कभी आज 2021 का ही पेपर क्यों ना हो, तो फिर क्या होगा। तो इसलिए आपको थ्रू आउट बुक कवर अप करनी होगी, अच्छी अपनी मार्किंग, अच्छे अपने मार्क्स को अटेंड करने के लिए।
और अपनी पोजीशन को बेहतर करने के लिए। आगे कंपटीशन में मज़ीद इजाफा होता ही जाएगा और कोई पॉलिसीज़ का हमारे यहाँ स्पेशली सिर्फ गवर्नमेंट में कोई आइडिया नहीं होता, कभी कुछ हो जाता कभी कुछ। तो आप हमेशा अपने आप को फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बहुत टॉप पर रखिए, यानी आप 80 से कम की तो वैसे ही बात ना करें नॉर्मली, और आप 85 से ऊपर रहने की कोशिश करें ताकि टॉप मोस्ट में आप आए। ठीक है जी। फिर एक और बच्चे ने हमसे कहा है कि जनाब सर शेडिंग कर सकते हैं? शेडिंग आप कर सकते हैं बेटा, मगर शेडिंग उस सूरत में करें जब आपको टाइम आपके पास है ना फ्री। पहले आप ड्राइंग बना लें, अपने क्वेश्चंस को पूरा कर लें, कंप्लीट कर लें, आंसर कंप्लीट हो गया, कॉपी को रीचेक कर लिया। अब अगर आपको 2 4 5 मिनट बचे हैं, फिर आप अपनी ड्राइंग में शेड मार दें, जितना उसको खूबसूरत करना है वो कर दें, कोई मसला नहीं। लेकिन पहले अगर आप शेड करते हैं ना तो आपका टाइम जो है वो यूज हो जाता है। उस वक्त आपका टाइम यूज होने की वजह से फिर हो सकता है मे बी पॉसिबल कि आपका क्वेश्चन आंसर में कुछ कमी हो जाए, कोई आंसर आप पूरा ना कर पाए, है ना। तो इसलिए पहले आंसर पूरा करते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि 9th क्लास में जैसे आपको कहा गया होगा कि जी जो क्वेश्चन हमारे बायो में होते हैं उनमें हाफ मार्क्स ड्राइंग के होते हैं और हाफ मार्क्स रिटर्न के होते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जब हम फिजिकली अपेयर होंगे आपके सामने तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में, अगर सेम उसी दिन मुझे याद रहा, तो मैं आपको समरी जो हमारी असाइनमेंट की होती है आपकी कॉपीज चेक करने का, उसकी समरी जो हमें मिलती है वो मैं साथ लेकर आऊँगा। तो वो शो करूँगा जनाब आपको कि आप देखिए ड्राइंग का मार्क कितना है। ठीक है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन 7 मार्क का है तो ड्राइंग के 1 नंबर हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 2 हैं। 1 हो सकते हैं, 1.5 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं मैक्सिमम। लेकिन 7 मार्क का क्वेश्चन है तो इसका 3.5 डायग्राम का नहीं है, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। फर्स्ट या सेकंड ईयर में कह रहा हूँ, 9 का नहीं कह रहा मैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमारे पास बात आती है सेल मेम्ब्रेन की। तो सेल मेम्ब्रेन हमने आपको दिखाया था कि सेल वॉल के अंदर मौजूद है और एज सेम इसका स्ट्रक्चर है जैसा स्ट्रक्चर हमारा नॉर्मली हमने सेल मेम्ब्रेन का स्टडी किया था चैप्टर 4 में, कि उसमें डिफरेंट टाइप की पेरिफेरल प्रोटीन थी, इंटीग्रेटेड प्रोटीन थी और लिपिड का बाइफॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल था। कल मैंने आपको दिखाया था ना कैप्सूल का स्ट्रक्चर और उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। ठीक है जी। जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है जो हमारे नॉर्मल एनिमल्स, प्लांट और फंजाई सेल्स में नहीं होती, वो है कि इसमें मीजोसोम्स होते हैं। शायद मैंने आपको जिक्र किया होगा उस वक्त जिस वक्त हम अपने सेल के स्ट्रक्चर्स को देख रहे थे चैप्टर 4 में, तो उस वक्त मैंने आपको बताया होगा कि हमारे बैक्टीरिया में जो सेल बॉन्डेड मेम्ब्रेन बॉन्डेड जो स्ट्रक्चर्स हैं, सेल ऑर्गेनल्स, वो यहाँ एब्सेंट होता है। अब वो एब्सेंट होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया भी मेम्ब्रेन बॉडी था, वो भी एब्सेंट होगा। अब सांस या रेस्पायरेशन किसने लेना था, माइटोकॉन्ड्रिया, तो वहां तो ले रहा है, मगर यहाँ अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो फिर ये कैसे लेगा सांस। तो उसके लिए मीजोसोम्स आर invaginations of cell membrane into the cytoplasm. These are in the form of vesicles, tubules और lamella. तो ये दरअसल सेल मेम्ब्रेन का इन्वर्जन होता है। ये नजर आ रहा है आपको, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है और ये कैप्सूल। तो सेल मेम्ब्रेन का इन्वर्जन हो गया, अंदर की तरफ टर्न हो गई और इसने एक ग्रूव बना लिया, दैट इज कॉल्ड मीजोसोम्स। ठीक है। मीजोसोम्स जो है वो वेसाइकल, वेसाइकल कहते हैं। आप शॉपर नहीं होता हमारा, आप घर से आपको कोई चीज लेने के लिए भेजा, भाई 1 किलो चावल ले आइए। अब आपने 1 किलो चावल लेने हैं तो अपने हाथों में तो 1 किलो आप चावल नहीं डाल सकते, तो एक शॉपर में डालकर आपको दिए जाते हैं। शॉपर में क्यों डाल कर देते हैं, ताकि वो चावल रास्ते में ना गिरें और सेफ रहें। इसी तरह
सेल के अंदर जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, ऑक्सीजन है, फूड का डाइजेस्टेड फूड है, ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, उन सब को सेल अपने अंदर सेव करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल्स, यानी छोटे छोटे पैकेट। क्लियर है बेटा? तो वो पैकेट हमारे यहाँ मौजूद होते हैं हमारी मीजोसोम्स में। इसी तरह मीजोसोम जो है वो ट्यूब्यूल्स यानी नाली भी बना लेती है, ट्यूब भी बना लेती है। ये क्या करना है? एक्चुअली डिफरेंट बैक्टीरियाज के अंदर इसकी जो स्ट्रक्चर है, किसका जी? मीजोसोम्स का, वो डिफरेंट टाइप का होता है। कहीं पर वेसाइकल्स हैं, कहीं पे ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर बना लिया इसने, कहीं पे लेमेला बना लिया। लेमेला किसे कहते हैं? लेमेला कहते हैं किसी फैली हुई चीज को। याद है आपकी लीफ, पत्ती जो ग्रीन कलर की होती है, तो उसका जो ब्लेड, इंग्लिश में हम कहते हैं जी ये ब्लेड है ना? और बायोलॉजिकल टर्म में हम क्या कहते हैं कि ये लेमेला है। फैला हुआ होता ना, ब्रॉड होता, तो उसको आप लेमेला कहते हैं। ठीक है जी। अब इस मीजोसोम का काम मल्टीपल होता है। उसकी बेसिक नीड क्या है कि यहाँ पर हमारे बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है। ठीक है? तो इसीलिए इसका फंक्शन, देयर फंक्शन इज टू हेल्प इन डीएनए रिप्लिकेशन। ये डीएनए रिप्लिकेट करने में उसको मदद देता है। सेल डिवीजन, सेल को जब डिवाइड होना है, हमारे बैक्टीरिया ने रिप्रोडक्शन करनी है, तो फिजन करेगा, बाइनरी फिजन करेगा, मल्टीपल फिजन करेगा, तो उस दौरान में ये मीजोसोम उसकी हेल्प करेंगे। यहाँ से इन्वर्जन बढ़ जाएगा और ये यहाँ तक आकर 2, 1 और 2 डिफरेंट सेल्स बन जाएंगे। तो ये हेल्पफुल होता है। ठीक है? फिर इम्पॉर्टेंट जो हमने पहले ही कहा था कि रेस्पायरेशन जो है वो इसकी इन्वर्जन की, सेल मेम्ब्रेन की जो इन्वर्जन है वो है ही स्पेशली इसलिए कि रेस्पायरेशन किया जाए। और साथ में एक्सपोर्ट ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स को यहाँ पर एक्सपोर्ट करना, एंजाइम को यहाँ पर एडिट करना, साइटोप्लाज्म को भेजना या सेफ साइट में रखना। ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट बात हमारी सेल, वैसे जनरली सेल मेम्ब्रेन वैसी है जैसी हमने पहले आपसे कहा कि नॉर्मली नॉर्मल सेल्स में जैसी थी वही है, मगर ये स्पेशल करेक्टर जो है वो बैक्टीरियाज में हमें और साइनोबैक्टीरियम में हमें नजर आता है। ठीक है जी, आगे चलें। कोई बात है तो पूछ लिया कीजिए, कोई इशू नहीं है। आगे हमारे पास आता है एज यूजुअल साइटोप्लाज्म। डेफिनेटली हमारा बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनल्स है और यूनिसेलुलर है, तो बैक्टीरिया साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होगा, बस सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट होगा हमारे नॉर्मल सेल के साइटोप्लाज्म। नंबर 1 डिफरेंस क्या होगा कि ये ग्रेन्यूलर है। ग्रेन्यूलर का मतलब होता है दानेदार, दाने, स्पॉटेड होता, तो इसमें ग्रेन्यूल्स हमें नजर आते हैं। वो ग्रेन्यूल्स दरअसल क्या होते हैं? वो स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। एनिमल सेल में आपने वैक्यूल्स पढ़ा होगा ना। वैक्यूल्स किसे कहते हैं जी? वैक्यूल्स हमारे वो छोटे पैकेट्स होते हैं जिनमें वेस्ट जमा किया जाता है, रखा जाता है, या फिर वो पैकेट होते हैं जिनमें फूड स्टोर किया जाता है, जमा किया जाता है। जैसे हमने घर में अपने, अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जी चावल लेकर आ गए आप, तो चावल के शॉपर में रखा है, और शॉपर या फिर हमारा कोई कैबिनेट है, उस कैबिनेट में आपने उस शॉपर को रख दिया या बॉक्स में डाल कर रख दिया, तो अब आपका वो फूड क्या हो गया? सेफ हो गया, क्योंकि अब उसमें पानी नहीं गिरेगा, उसमें कोई और चीज ऐड नहीं होगी, तो वो खराब नहीं होगा, आपने सेफ साइड पर रख दिया। अब क्या करेंगे? अब आपको जब दिल चाहा कल परसों या बाद में चावल पकाने का, राइस का, आज चाइनीज राइस बनाने जनाब, तो आपने वहां से राइस निकाले, बाकी रेसिपी आपकी अलग, आपने यूज कर लिया। ठीक है ना? तो ये जो कैबिनेट है आपका, ये क्या बन गया? वैक्यूल बन गया। किस तरह का वैक्यूल बना? इसमें क्या रखा था हमने?
हमने रखा था फूड, तो दैट इज कॉल्ड फूड वैक्यूल। तो हम अब इसे क्या कहेंगे कि ये फूड वैक्यूल। और हमने अपने घर के किचन में डस्टबिन रखा है, जो किचन का फ्रूट कटिंग कर रहे हैं आप, वेजिटेबल कटिंग कर रहे हैं, उसका जितना भी स्किन है, जितने भी उसके एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं, वो आप उस डस्टबिन में डाल दें। और एक घर का अपना डस्टबिन बाहर होता है, उसमें आप घर का कोई भी जो मटेरियल है वो डाल रहे हैं। तो अब सेव तो आप उसमें भी कर रहे हैं ना। अब क्या होगा, ये भी वैक्यूल कहलाएगा, मगर इस वैक्यूल को हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। जिसमें वेस्ट जमा किया जाएगा वो भी वैक्यूल है, बट उसे कहा जाएगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। यहाँ पर जो स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल और फूड वैक्यूल दोनों हो सकते हैं। वेस्ट यानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में नाइट्रोजन वेस्ट भी होता है, यानी वाटर, जो एक्स्ट्रा वाटर है, जो नाइट्रोजन वेस्ट है जिसके अंदर, वो भी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स में ही डाला जाता है। यहाँ पे सॉलिड तो वेस्ट कम ही होता है ना, क्योंकि ये यूनिसेलुलर। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एक बात कोई है जो क्वेश्चन, सर अगर हमें नेक्स्ट वीक से फिजिकली आना है तो हमारी एमसीक्यूज फिर भी ऑनलाइन ही हो गई क्या? ये बेटा, ये चीज़ जो टेस्ट का हमारा सिस्टम है ना, वो आपको बता दिया जाएगा, जो भी इसका रिप्लेसमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीक आपको आना है कंफर्म। मुझे नहीं पता कि आपको कंफर्म कर दिया गया है कि नहीं। तो बहरहाल जो भी कंफर्मेशन होगी ना, वो आपको कंफर्म्ड बात बताई जाएगी और उसके मुताबिक ही अकॉर्डिंग टू बात होगी। ठीक है, तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगर मंडे को आप यहाँ आएंगे तो फिर आपकी डेफिनेटली एमसीक्यूज का कोई और रिप्लेसमेंट होगा, या फिर उसकी डेट में कोई एक्सटेंशन होगी, वट एवर, वो मुझे नहीं मालूम। वो फिर आपको आपके जो मैसेजेस हैं आपके व्हाट्सएप पर, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी। एक और बात पूछी जनाब, और वो है इन साइटोप्लाज्म में ईआर होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये पूछना चाहते हैं कि जी क्या इस साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे। तो हम देख सकते हैं, इसीलिए आपको दूसरी स्लाइड की यानी दूसरी लाइन आपके सामने मैंने शो की। पहली लाइन अभी मेरी पूरी नहीं हुई कंप्लीट, तो उसको देख लीजिए पहले। ग्लाइकोजन पार्टिकल्स होते हैं, स्पेक्यूल्स होते हैं, ग्लाइकोजन पार्टिकल्स होते हैं। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में फर्क अभी बताते हैं। एक सवाल पूछा बच्चे ने कि बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में डिफरेंस क्या है, वो आपको अभी दिखाते हैं। तो जनाब हमारे पास जो वैक्यूल्स हैं वो तो बात हो गई आपकी। अब ग्लाइकोजन पार्टिकल्स जो हैं, वो ग्लाइकोजन दरअसल स्टोर्ड फूड पार्टिकल है। हमारे पास भी होता है, हमारे लीवर में बहुत अच्छी तरह इसको स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पर भी वो पार्टिकल्स बैक्टीरिया अपने पास स्टोर करके रखता है, क्योंकि बैक्टीरिया को नहीं आइडिया होता कि खाना आज कल परसों कितने दिन हमारे पास हो। तो हमारे पास जो है वो कितने दिन खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। तो वो खाना इनके पास रिजर्व फूड के तौर पे ग्लाइकोजन की पार्टिकल्स की सूरत में मौजूद होता है, इसीलिए वो डॉट डॉट से हमें नजर आ रहा था। फिर राइबोसोम्स भी होते हैं इनके पास, जैसे वो प्रोटीन सिंथेसिस तो करनी है, तो वो मौजूद होता है, लेकिन वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर नहीं होता। ठीक है, while the membrane bonded cytoplasmic organelles such as Golgi bodies, mitochondria, endoplasmic reticulum are totally absent. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडीज वो एब्सेंट होते हैं, लेकिन राइबोसोम प्रेजेंट है, क्योंकि राइबोसोम ने यहाँ प्रोटीन फॉर्मेशन करनी, उसका काम था ना प्रोटीन फॉर्म करना। तो यहाँ भी वो प्रोटीन फॉर्म करेगा, तो प्रोटीन के बगैर तो लाइफ है ही नहीं ना, प्रोटीन हमारी जरूरी है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है हमारा। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि जी इसका न्यूक्लियर मटेरियल कैसा। एज यूजुअल हमें मालूम है कि जी बीइंग अ प्रोकैरियोट, बैक्टीरिया सेल
डेफिनाइट न्यूक्लियस, इसमें डेफिनाइट न्यूक्लियस डिफाइन किया हुआ न्यूक्लियस एब्सेंट है। लेकिन however hereditary material DNA is found as concentrated structures called bacterial chromosomes और chromatin bodies। अब इसमें डीएनए तो लाजमी शर्त है। डीएनए लाजमी शर्त क्यों है जी लाइफ के लिए? डीएनए किसी लाइफ के लिए जरूरी क्यों है, आपसे सवाल करना चाहता हूँ। कौन बताना चाहेगा कि डीएनए जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है? हम तो कहते हैं पानी बहुत जरूरी है, बचपन में सुना होगा ना, भाई पानी के बगैर जिंदगी नहीं है। तो हम ये भी बायो में पढ़ते हैं आगे चलकर कि डीएनए के बगैर भी जिंदगी पॉसिबल नहीं है, और आप भी पढ़ चुके हैं ये। लेकिन शायद मैंने ये सब बात आपको नहीं बोली होगी कि विदाउट डीएनए लाइफ इज नॉट पॉसिबल। लेकिन ये हम जरूर पढ़ चुके हैं कि जी डीएनए हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है और उसके बगैर नहीं चल सकता। एक आंसर आपने दिया जी, इनहेरिटेंस के लिए जरूरी है। इनहेरिटेंस के लिए जरूरी है, बेशक जरूरी है, लेकिन इनहेरिटेंस तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल ट्रांसफर टू देयर ऑफस्प्रिंग। इनहेरिटेंस कहते हैं हम ऐसी जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे ऑफस्प्रिंग में, हमारी नेक्स्ट जनरेशन में चली जाए, है ना, उसे हम इनहेरिटेंस या विरासत कहते हैं। तो उसके लिए तो जरूरी है। लेकिन लाइफ का इसमें क्या रोल है कि जी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है डीएनए। जेनेटिक इंस्ट्रक्शन गाइड फॉर लाइफ। जनाब बहुत अच्छी सी आपने इंस्ट्रक्शन का लफ्ज इस्तेमाल करके गाइड बना दी, और ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हमारा डीएनए जो है वो जेनेटिक इंस्ट्रक्शन देता है। याद है आपको, आपने पढ़ा था प्रोडी, यस बिल्कुल आंसर एक और आया, इट प्रोड्यूस प्रोटीन टू डेवलप रिप्रोडक्टिव एंड सर्वाइव। ये एक और आंसर है, वो बात इसमें नहीं, बल्कि हमारी ये जो दो आंसर हैं, जेनेटिक इंस्ट्रक्शन गाइड फॉर लाइफ एक आंसर, और इट्स प्रोड्यूस प्रोटीन, ये दो आंसर बिल्कुल ठीक। बाकी सब करेक्टर्स या बाकी चीजें वो तो बाद में देखी जाएंगी, लेकिन लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए जब तक जेनेटिक कोड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन कहाँ से बनेगा? डीएनए बनाएगा। देखा था ना आपने, कहाँ देखा था? डीएनए एज अ हेरिडिटी मटेरियल में एक टॉपिक आपने पढ़ा था छोटा सा, कहाँ? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो आप पढ़कर आए ना, ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, उसमें तो वो डीएनए कोड बनाएगा, तो उसी कोड के थ्रू प्रोटीन फॉर्म होगी, और प्रोटीन लाइफ कंटिन्यूटी के लिए जरूरी है, उसके बगैर हमारी लाइफ नहीं बनेगी। आपको मैं पता नहीं आपने देखी है कि नहीं, जुरासिक पार्क, उसकी शायद 3-4 सीरीज आई थी, अभी रिसेंटली भी शायद थर्ड आई थी या फोर्थ आई थी, मुझे आइडिया नहीं। उसमें क्या आइडिया दिया गया, एक बात याद रखिएगा हमेशा कि जो हमारे ख्वाब देखने वाले लोग हैं ना, राइटर्स, इनको राइटर्स ड्रीमर कहते हैं जी, मतलब मैं तो उनको ड्रीमर कहता हूँ। ये ऐसी अनोखी बातें किताबों में लिख देते हैं, कहानियों में अपनी, कोर्स की किताबों की बात नहीं कर रहा, जो नॉर्मल हमारी कहानियों की नॉवेल्स हैं, कहानियां, उनमें ऐसी अनोखी बातें लिख देते हैं कि साइंटिस्ट फिर उस बात के पीछे पड़ जाते हैं, यार ऐसा लिखा है तो ऐसा हो भी गया। सपोज एटॉमिक बम बनाने के लिए आइडिया कहाँ से आया? बुक में से आया। इंग्लिश की एक बहुत बड़ी बहुत मशहूर, उस वक्त 90 शायद 40s की बात है, 36 ऐसे कुछ एरा है, उसमें एक बहुत अच्छा नॉवेल जो था वो फेमस हुआ था। उसमें ये बात लिखी थी कि जी एक बॉम्ब, एक कोई दुश्मन है, मतलब उसमें कोई कहानी के अंदर उसने एक बॉम्ब बनाया है, और वो बॉम्ब ऐसे बनाकर उसने अपने जो कौन है ये हीरो के जो फैमिलीज हैं या उनका जो शहर है, सिटी, उस पे उसने ब्लास्ट किया, और उस बम ने
जला के राख कर दिया पूरे शहर को, और अगले 30 साल 40 साल तक वहाँ कोई पैदा नहीं हो सका, कोई सरवाइव नहीं कर सकता, कोई वहाँ जा नहीं सकता, कि वहाँ ऐसी शुआएं निकलती। तो ये बात लेकर साइंटिस्ट सोचने लगे, यार ये कैसा बम है, ये तो बन सकता है कि नहीं। फिर वो एटॉमिक बम बनाने बनाने की तकोदौ में चलते हैं, और एटॉमिक बम हकीकत बन जाता। इसी तरह हमने आपसे जो बात की कि जी जो भी हमारा दुनिया में कोई फिनोमिना आता है ना, तो फिनोमिना पहले हंसी मजाक में उड़ा दिए जाते हैं। अब कोई बोले, यार मैंने तो सोच रहा हूँ कि ऐसा रिसर्च करूँ कि प्लेन की जरूरत ही ना पड़े, बस मैं यहाँ बटन दबाऊं और यहाँ से मैं अमेरिका ट्रांसपोर्ट हो जाऊं, या चाइना ट्रांसपोर्ट हो जाऊं, या लाहौर ट्रांसपोर्ट हो जाऊं, मुझे प्लेन की बस की जरूरत ही ना पड़े। तो हम तो हंसेंगे ना उस पर। लेकिन ऐसा पॉसिबल हो सकता होगा अगर रिसर्च होती है और उस पर देखा जाता है, क्योंकि ये फिनोमिना क्या है कि मैटर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, है ना, कैन नॉट बी फॉर्म, बट इट ट्रांसफर टू वन स्टेट टू अनदर। जैसे एनर्जी के लिए फॉर्मूला है ना, ऐसी मैटर के लिए भी है कि भाई एनर्जी को भी आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, एक चेंज से दूसरी चेंज उसकी कर देते हैं, कंडीशन शे या उसका जो प्रॉपर्टीज है वो बदल जाती। अब ये भी कोई सोच रहा होगा क्या, भाई इंसान भी तो मैटर है ना, इसको क्या करें, इस मैटर को हम चेंज करते हैं वेव बनाकर, और ये दूसरी जगह सिग्नल लेकर वहाँ वेव्स कन्वर्ट हो जाएंगी, और फिर हम दोबारा वहाँ प्रोड्यूस हो जाएंगे, तो हम ट्रांसपोर्ट होगा। जैसे आप मोबाइल के सिग्नल से मैसेज करते हैं, पिक्चर भेजते हैं, तो वो भी तो यही फिनोमिना है ना। पिक्चर आपकी वेव्स बनती है और एंटीना में जाती है, और एंटीना आपके उस नंबर पर दोबारा उसको सेंड करता है। ठीक है। तो बहरहाल ये हमारे पास जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स हैं, चूंकि हमने पढ़ा, हमने देखा कि जी यहाँ पर न्यूक्लियस तो प्रेजेंट ही नहीं है ना, एब्सेंट है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है यानी डीएनए का, वो कंसंट्रेटेड हालत में बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स की शेप कह लें उसको, या पोजीशन कह लें, उसमें हमारे पड़ा हुआ या नजर आता सेल में, कभी एक तरफ चला जाता कभी दूसरी तरफ, क्योंकि इसका कोई पोजीशन फिक्स नहीं है सेल के अंदर, क्योंकि न्यूक्लियस तो है नहीं। इसी तरह क्रोमेटिन बॉडीज, या हम इसको बैक्टीरियल क्रोमोसोम को क्रोमेटिन बॉडीज कहते हैं। जैसे हमारे पास क्रोमोसोम होते हैं सिंपली, और हम उन्हें क्रोमेटिन नेटवर्क भी कहते हैं सेल के अंदर। ठीक है, यानी ह्यूमन सेल या एनिमल सेल या प्लांट सेल में बात। नेक्स्ट हमारे पास जी इसका जो पार्ट है यानी बॉडी या ऑर्गेनल है, वो कहलाता है प्लास्मिड। प्लास्मिड इसकी दूसरी बड़ी ताकत है। एक ताकत कौन सी थी जो इसको स्ट्रॉन्ग बनाती थी, इसका कैप्सूल, है ना, उसने स्ट्रॉन्ग बनाया था इसको, एक एक्स्ट्रा कवरिंग डाल दी तो स्ट्रॉन्ग बन गया। अब प्लास्मिड क्या है, प्लास्मिड इट इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। अपना नॉर्मल हेरिडिटी मटेरियल तो मौजूद है डीएनए की शक्ल में, इसमें एक और चीज भी मौजूद है जिसे हम प्लास्मिड कहते हैं, वो इसका क्रोमोसोमल एक्स्ट्रा मटेरियल है। तो जो चीज एक्स्ट्रा होगी तो वो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग करेगी, है ना। तो ये सेकंड इसका पावर है जो हमें हमसे ज्यादा ताकतवर बना देता है बैक्टीरिया को सरवाइव करने में, सर्वाइवल रेट बढ़ाने में। क्या करता है जी, इट प्रिपेयर सम प्रोटेक्टिव एंजाइम सच एज बीटा लैक्टामेज। तो ये ऐसे एंजाइम बनाता है जो क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। भाई आपने एक एंटीबायोटिक्स या कोई मेडिसिन खाई किसी बीमारी में, पता चला कि हमारा बैक्टीरिया कुछ और ऐसे भी मौजूद हैं जो उस बीमारी से रेजिस्ट कर चुके हैं। तो वो क्या कर रहे होंगे, वो स्पेशल एंजाइम बना रहे होंगे, और आपकी वो जो मेडिसिन है, जो केमिकल आपने यूज किया है फॉर द किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, वो एब्जॉर्ब हो रहा होगा, या उन एंजाइम की वजह से उसको ब्रेक कर दिया जाएगा, तो वो हमारे बैक्टीरिया को किल कर ही नहीं पाएगा। तो वो कौन सीख रहा है, वो दरअसल प्लास्मिड सीख रहा है।
सुना है ना आपने, वो सेफगार्ड का भी ऐड आता है और भी कई ऐड आते हैं इस तरह के कि जी रेजिस्टेंस बढ़ गई, बैक्टीरिया नहीं बढ़े। तो बैक्टीरिया ताकतवर हो जाता है अगर उसको एक ही तरह से ट्रीट किया जाए। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जी ऐसे ही फ्री फंड में आप एंटीबायोटिक ना यूज करें। मतलब हम तो होम रेमेडी पे चलते हैं ना, इधर जरा सा सर में दर्द हुआ और इधर हमने जो है वो पेनाडोल या डिस्प्रिन या वट एवर जो भी अपना मूड हुआ खा ली, और जरा सा कुछ और हुआ तो हमने कहा यार ये एंटीबायोटिक खा लें। तो ये तरीका यूज करने की वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस में इजाफा हो जाता है हमारे उस बैक्टीरिया का। और जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो फिर उस स्पेसिफाई मेडिसिन का असर कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको मिसाल दूं, जैसे आपने अभी बच्चों ने भी बल्कि अपना व्हाट इज बीटा लैक्टामेज। बेटा बीटा लैक्टामेज एक इंजाइम है, बनाता है हमारे डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियाज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर ओन अगेंस्ट द एंटीबायोटिक्स और अदर केमिकल्स। तो ये एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट या दूसरे केमिकल जो हम यूज कर रहे हैं मेडिसिन इन बैक्टीरियाज को मारने के लिए, उसको रोकने के लिए। ठीक है, आपने एक और बात कही कि जनाब पेंसिलियन क्रिटिकल डिजीज के लिए यूज होती है। ये यूज हुआ करती थी, अब बहुत कम रह गई। मैं उसी तरफ आपको लेकर आ रहा था। पेंसिलियन पेंसिलिन जो बनी थी एज अ एंटीबायोटिक, वो अगले यानी बनना जो 46 में हमारे पास बनती है, तो उसके बाद से लेकर तकरीबन 30 साल तक, 25 साल तक इसकी जो एफिशिएंसी है वो बड़ी ज़बरदस्त रही, और इससे हमने बड़ा ज़बरदस्त इलाज किया। ठीक है, मगर प्रॉब्लम क्या आई, अब हर बीमारी का इलाज डॉक्टर क्या कर रहा है, मरीज आया बुखार सर में दर्द, लगा दो भाई पेंसिलिन, पेशेंट बिल्कुल ठीक फर्स्ट क्लास। मरीज आया वॉमिटिंग सिम्टम लेकर, लगा दो भाई पेंसिलिन। पेशेंट आ रहा है जी डायरिया हुआ, लगा दो जी पेंसिलिन। तो अगले 20-25 साल में पेंसिलिन की इतनी ज़्यादा यूज होने की वजह से हमारे बैक्टीरिया ने क्या कर दिया, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर लिया। अब उस पेंसिलिन का असर आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते तकरीबन नहीं जीरो पर आ चुका। ठीक है, हम जब अपनी बात करते हैं ना, आज से 30 साल पहले की, छोटे से थे, तो उस वक्त हम अपने पेरेंट्स को देखा करते थे, या हमें खुद भी शायद पेंसिलिन लगी थी, क्योंकि वो एक पाउडर फॉर्म में आता था इंजेक्शन। और इंजेक्शन तो जाहिर सी बात है छोटे होते तो हम सभी डरते हैं ना, तो छोटा सा पाउडर, एक छोटी सी बॉटल होती थी, वाइल जिसे हम कहते हैं, तो उसमें वो बनाया जाता था उसी वक्त और लगा दिया जाता था। अब होता एक्चुअल क्या है, रेजिस्टेंस क्या होती है, कैसे बनती है, मैं बहुत आसान सी मिसाल देता हूँ, आपके समझ में आ जाएगी। हम अपने किसी भी, आप में से किसी को ले लेते हैं, रोज रोज एक थप्पड़ लगाता, बिला वजह, ऐसी बगैर वजह के, आपने कुछ भी नहीं किया, ना आप शैतानी कर रहे हैं, ना आप कुछ और कर रहे हैं, रोज एक थप्पड़ लग रहा है आपको। अगले 15-20 दिनों के बाद, पहले दिन जब आपको थप्पड़ लगा था तो आपके आंसू खत्म ही नहीं हो रहे थे, दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन भी आपके साथ यही हुआ, एक हफ्ते के बाद आपके आंसू कम हो गए। रोए तो सही आप, लेकिन बगैर आंसू के रोए के, सर को रो के भी दिखा दूं ना, ऐसा ना हो दूसरा थप्पड़ पड़ जाए। उससे नेक्स्ट वीक में वो भी गया। अब आपको एक थप्पड़ पड़ रहा था, अब आराम से खड़े, मैंने उठा के दूसरा ही मार दिया, लगा दिया जी। अब आपको दूसरे का दर्द थोड़ा सा होगा। इस तरह से आपके होते 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 होते
रोज तो आपके थप्पड़ की क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी, लेकिन असर खत्म होता चला जाएगा, है ना? ऐसे ही होगा। तो आप क्या कर रहे हैं जी, आपकी रेजिस्टेंस बढ़ती चलेगी, है ना? रेजिस्टेंस आपकी हो गई, इजाफा होगा इसमें। अब क्या करें, हम आपको डंडे से मारेंगे, फिर डंडे का रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसी तरह आज आप देखें तो 5th जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स यूज हो रही है। एक न्यू बॉर्न बेबी को डायरिया होता है तो उठाकर 5th जनरेशन एंटीबायोटिक लगा दी जाती है। डायरिया तो बेशक ठीक हो जाता है, लेकिन वो अब जब ऐसा ऐसा ग्रो करेगा तो उस पर 5th जनरेशन एंटीबायोटिक का असर भी खत्म हो जाएगा। और फिर हमारी अब रिसर्च यही चल रही है कि जी अब एंटीबायोटिक 6th जनरेशन बनाई जाए। तो क्रोमोसोमल जो मटेरियल होता है एक्स्ट्रा प्लास्मिड, वो भी अपने अंदर रेजिस्टेंस ग्रेजुअली प्रोड्यूस करता है। मगर ये कहाँ से आता है, ये इनहेरिट होता है, जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन इनहेरिट होकर आगे बढ़ता चला था। ठीक है, तो एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को अपने एंटीबायोटिक के असरात या इफेक्ट का जो डीएनए पर हुआ है उसके, वो आगे फॉरवर्ड कर देती है। उसके बाद नेक्स्ट वाली, उससे नेक्स्ट में, तो इस तरह इनके पास रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाती। ठीक है जी। अच्छा जी, एक हमने क्वेश्चन पूछा है जी, एंटीबायोटिक्स हार्मफुल होते हैं या नहीं? एंटीबायोटिक हार्मफुल उस सूरत में होते हैं जब आपने उनको बिला वजह यूज किया। एंटीबायोटिक को टाइम पर यूज किया है, अगर आपको मालूम है, यानी डॉक्टर को कंफर्म्ड है, जब आप उसको सिम्टम बता रहे हैं कि जी मुझे ये सिम्टम हो रहे हैं इस वक्त, तो डॉक्टर उस सिम्टम्स के अगेंस्ट अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो आइडिया लगा लेता है कि जी इस बंदे या इस पेशेंट में बैक्टीरिया XYZ या बैक्टीरिया XYZ ये मौजूद है, और इसका एंटीबायोटिक सबसे अच्छा ABCD है, तो वो एंटीबायोटिक उसने आपको रिकमेंड कर दिया, भाई ये एंटीबायोटिक है। फिर उस एंटीबायोटिक की डोज, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एक्स्ट्रा डोज हमारे लिए नुकसान होगा, यानी अगर एंटीबायोटिक दी गई है आपको और 3 टैबलेट आपसे कहा भाई दिन में सुबह दोपहर शाम खानी, आपने कहा है सुबह दोपहर शाम खाने से पहले तीनों में एक साथ ही सुबह खा लूँ, मुझे दोपहर में याद नहीं रहता, रात में मैं जल्दी सो जाता हूँ, तो ये 3 टैबलेट जो आपने एक साथ खाई हैं ये भी आपको नुकसान करेंगे। ठीक है, तो डोज की लिमिट और एंटीबायोटिक का चॉइस ये जरूरी होता है। और अगर एंटीबायोटिक की चॉइस ठीक नहीं है और आपने बिला वजह लिए तो वो आपको नुकसान करेगी। ठीक है जी। अब प्लाज्मिड के बाद हम चलते हैं जनाब, और वो हैं बैक्टीरियल के अपेंडेजेस। अपेंडेजेस का आपको आइडिया होगा, अपेंडेजेस कहते हैं जी हम जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हों और वो हमारे किसी भी ऑर्गेनिज्म को चलने मूवमेंट में या किसी और स्पेशल फंक्शन में मदद दें। ठीक है, बॉडी से बाहर हो, बॉडी के अंदर ना हो। तो अब सेल के बाहर, आउटसाइड ऑफ द सेल, क्योंकि बैक्टीरिया की बॉडी क्या है, बैक्टीरिया का सेल ही है। तो इसमें हमें 2 टाइप के अपेंडेजेस नजर आते हैं, एक कहलाता है फ्लैजिला और एक कहलाता है पिलाई। ठीक है, फ्लैजिलम या फ्लैजिला जो होता है वो आपको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, लार्जर, लंबे लंबे। ठीक है, इन फ्लैजिला की मदद से हमारा ये बैक्टीरिया मूवमेंट करता है। ठीक है, फ्लैजिला की मूवमेंट एक्चुअली सेम एज हम अपनी बोट को चलाते हैं पैडल से, तो सेम वैसी ही मूवमेंट होती है पावर एंड रिकवरी स्ट्रोक्स। और फ्लैजिला
अपने बैक्टीरिया को मूवमेंट में मदद देता है। ये एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब ये बैक्टीरिया पर, यानी बैक्टीरिया की जो स्पीशी है या उसका जीनस है उस पर डिपेंड करता है। एक क्वेश्चन अभी हमारा आगे आएगा, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया या क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। 5 ईयर में भी आपको कई बार नजर आएगा। तो फ्लैजिला की बेस पर हमने अपने बैक्टीरियाज को कई डिफरेंट टाइप्स में डिफाइन किया है, क्लासिफाई किया। ठीक है, तो फ्लैजिला क्या करेगा, मूवमेंट में मदद करेगा। जबकि दूसरा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है स्मॉल, ये भी थ्रेड लाइक है, लेकिन इसका थ्रेड हमारे फ्लैजिला से भी थिन भी है और स्मॉलर भी है। ये एक दो या एक साइड पर कहीं नंबर ऑफ पिलाई हो सकते हैं। ठीक है, ये जैसे हमने कहा कि इसकी फ्रंट साइड है या इसकी डोर्सल साइड पर हो सकते हैं। एक साइड पर कहीं होंगे, अगर यहाँ होंगे तो फिर इस तरफ नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है। तो पिलाई जो है वो मूवमेंट में मदद नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, ये करेगा रिप्रोडक्शन में। हमारे पास एक प्रोसेस आएगा जिसे कॉन्जुगेशन कहते हैं। यानी कॉन्जुगेशन एक रिप्रोडक्शन है, मेथड है रिप्रोडक्शन का विद इन अ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जब रिप्रोडक्शन करना होती है तो उस वक्त ये पिलाई नंबर 1 बैक्टीरिया के और नंबर 2 बैक्टीरिया के, दो बैक्टीरिया के आपस में आकर अटैच हो जाते हैं और एक दूसरे बैक्टीरिया को एक दूसरे से दूर नहीं होने देते, और ये एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाते हैं, करीब आ जाते हैं। और फिर इनमें कॉन्जुगेशन का प्रोसेस होता है और कॉन्जुगेट होकर ये न्यू बैक्टीरिया फॉर्म करते हैं। तो रिप्रोडक्शन में आपको दिखाएंगे कॉन्जुगेशन क्या होती है। बस इतना याद रखिएगा कि कॉन्जुगेशन में ये पिलाई जो है वो हमारे बैक्टीरिया को बाउंड कर लेते हैं दो बैक्टीरिया, ताकि वो बैक्टीरिया जो है वो आपस में एक दूसरे के करीब रहे और दूर ना हो। ठीक है, इसी तरह हमारा जो बैक्टीरिया है जो भी रिप्रोडक्शन कर रहा था ना, उसमें हम डिफरेंट रिप्रोडक्टिव जो प्रोसेस है वो हम देखेंगे। पिलाई जो है इसका हमारे पास एमसीक्यूज आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये हमारे पास पूछा जाता है आपसे। और पेज नंबर है जनाब कौन सा जनाब, 102, 102 में थर्ड हेडिंग लगी है। ठीक है, तो वहाँ आप इसको कि ये लोकोमोशन में हेल्पफुल नहीं है। क्लियर हो जी ये बात पेंडिजेस की। अच्छा जनाब, अब हम चलते हैं हमारी वैरायटी की तरफ। बहुत इजी सा आपके पास है और ये यूजुअली इस लेवल पर, इंटर की लेवल पर आपको क्वेश्चन नजर नहीं आएगा, है ना। और आए भी तो कोई मसला नहीं, बड़ी आसानी से आप याद कर लेते हैं। 9 में भी याद किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप। शेप की बेस पर हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर रहे हैं, ये मॉर्फोलॉजिकल कह लें, है ना। अब शेप कैसी होती है जी, शेप फर्स्ट नंबर 1 हमारे पास जो है 4 शेप यहाँ डिस्कस की जाएंगी। नंबर 1 है कोकाई। कोकाई आर द स्फेरिकल बैक्टीरिया, गोल सर्किल में। तो उसको हम, कोकाई की मीनिंग ही होती है गोल, तो कोकाई मीन्स होता है सर्किल या गोल, तो ये क्या सा होगा, स्फेरिकल होगा। दूसरी बात कि दे आर नॉन फ्लैजिलेटेड,
इट मीन्स कि इसमें फ्लैजिला मौजूद नहीं है, बगैर फ्लैजिला। तो अब जाहिर सी बात है बच्चे, आपके जहन में सवाल आएगा कि फ्लैजिला नहीं तो मूवमेंट कैसे करे, है ना। तो फ्लैजिलरी मूवमेंट जरूरी होती है, मूवमेंट, बट सीलिया भी मौजूद हो सकते हैं ना, वो भी तो मूवमेंट में हेल्पफुल होते हैं, है ना। या फिर अमीबॉइड मूवमेंट भी हो सकती है, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। या कीमोट्रॉफिज्म भी हो सकता है, केमिकल की तरफ मूवमेंट हो रही है। जियो मैग्नेटिक, तो ये डिपेंड करता है हमारे बैक्टीरिया की मूवमेंट पर। तो जरूरी नहीं कि फ्लैजिला नहीं है तो वो बेचारा बैक्टीरिया मूवमेंट नहीं करेगा, उसको कोई और वे मिलेगा, उस वे से वो मूवमेंट कर रहा है। थर्ड वन हम कहते हैं कि दे आर मोस्टली ग्राम पॉजिटिव। ये आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आपको कभी शायद आपने देखा ही नहीं। ग्राम पॉजिटिव किसे कहते हैं, ग्राम नेगेटिव किसे कहते हैं, हाँ जी, किसी ने देखा सुना कभी लफ्ज ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव? है, जल्दी से बताइएगा, फिर हम नमाज का भी ऑलमोस्ट टाइम होने वाला। किसी ने सुना हो जी, ग्राम पॉजिटिव किसे कहेंगे, ग्राम नेगेटिव किसे कहेंगे? ये वैसे आगे आएगा, वहां पर हमने इसको एक्सप्लेन करना है, लेकिन अभी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हम यहीं पर एक्सप्लेन कर दें अगर, तो है ना। और जाहिर सी बात है फिर आपके जहन में पॉइंट आएगा ये ग्राम सर ने क्यों यूज किया। पहले देख लेते हैं जी बच्चों ने क्या बोला। बच्चों ने बोला नो नो नो, बहुत बड़ा नो कर दिया भाई, क्या बात है। अच्छा जी, अब आप लोग चूंकि मेडिकल से अल्लाह करे सभी पॉसिबल हो सबको, कोई भी एमबीबीएस में चला जाए, कोई बीडीएस में चला जाए, कोई अदर वे जो बायोलॉजिकल साइंसेस में है, और बहुत सारी बायोटेक्नोलॉजी है, जेनेटिक्स है, फार्मेसी है, सो ऑन, बहुत सारी फील्ड्स हैं हमारे पास। तो उसमें आपको ज़रूर कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट मिल जाए, और आप लोग अभी से थोड़ा सा अपना रिलेशन बना लिया करें, ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो। तो आपके घर में खुदा ना खास्ता किसी भी वजह से मेडिकल आती है ना, आप मतलब कोई मेडिसिन आती है, कोई एंटीबायोटिक आती है, किसी की तबीयत ठीक ना हो, तो वो जब आप लेने जाएं तो जो उसका पैक है ना, जाहिर सी बात पूरा पैकेट तो हो सकता है ना ले रहा हूँ, आपको दो चार टैबलेट लेते हैं, लेकिन उस पैक में से जो उसका लीफलेट है वो आप उस मेडिकल स्टोर वाले से बोले यार ये मुझे दे दें, उसको बैठकर आप पढ़िए। तो उस मेडिसिन की जो केमिकल है, उस केमिकल का फॉर्मूला, उस केमिकल की फैमिली, उस केमिकल का रिएक्शन सेल के अंदर कौन से जगह पर आपको होगा, अगर वो डिटेल से उसने बताया, जो मेडिकल कंपनी है, और जो मल्टीनेशनल होगी वो जरूर डिटेल से बताती है, जो हमारी लोकल होती है वो इतनी डिटेल नहीं बताती। उसका कॉन्ट्राइंडिकेशंस, उसका कोई रिएक्शन है अगर, तो वो उसमें डिटेल से लिखा होगा। फिर उसमें ये भी लिखा होगा कि ये मेडिसिन, ये एंटीबायोटिक ग्राम पॉजिटिव के लिए, ग्राम नेगेटिव किसके लिए ज़्यादा बेहतर है, और ग्राम पॉजिटिव में कौन कौन सा बैक्टीरिया इससे मारा जा सकता है, ग्राम नेगेटिव में कौन कौन सा बैक्टीरिया इससे मारा जा सकता है। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव किसे कहते हैं, ग्राम नेगेटिव किसे कहते हैं? हमारे एक साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन ग्राम, उनका नाम ही क्रिश्चियन ग्राम था। उन्होंने बैक्टीरिया की जो क्लासिफिकेशन है उसके लिए एक नया फिनोमिना डिफाइन किया। फिनोमिना ये था कि भाई अगर हम मुख्तलिफ बैक्टीरियाज को लें और उनकी स्टेनिंग करें, स्टेनिंग किसे कहते हैं, जैसे आपने स्लाइड 9 में देखी थी ना, कोई पिंक कलर की होगी, कोई ग्रीन कलर की होगी, परमानेंट स्लाइड, अमीबा की, पैरामेशियम की, यूग्लिना की, तो वो जो कलर उसमें आ रहा होता है वो दरअसल स्टेनर होता है। और अगर आप स्टेनर नहीं डालेंगे तो फिर आपको ट्रांसपेरेंसी की वजह से कोई भी स्लाइड के अंदर चीज नजर नहीं आ पाएगी। तो स्टेन करते हैं आप, कलर करते हैं, ठीक है ना, आप भी करेंगे अभी फर्स्ट ईयर में जब आपका प्रैक्टिकल्स होंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें आप आकर स्टेनिंग करेंगे, टेम्पररी स्लाइड बनाएंगे।
ठीक है ना। तो स्टेनिंग करते हुए इसने कहा या किया, बार बार इसने टेस्ट किए डिफरेंट बैक्टीरिया पर, और इसने कहा कि जी मैं दो ग्रुप बना देता हूँ, मुख्तलिफ बैक्टीरिया मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं और दो मेजर प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं। शो क्या कर रहे हैं वो कि जी या तो वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। कैसे? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेन्ड पर्पल और ग्राम नेगेटिव स्टेन्ड पिंक। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो हमारा पर्पल कलर का स्टेन डालेंगे तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा और पर्पल कलर हो जाएगा। लेकिन अगर हम ग्राम नेगेटिव पर पर्पल कलर डालेंगे तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्टेनिंग नहीं करेगा। समझ आई बात? मैं एक बैक्टीरिया लेता हूँ और उस बैक्टीरिया पर मैं पर्पल स्टेन कलर उसमें डाल देता हूँ, उसके लिक्विड में ना जिसमें मैंने वो लिया, और उसके बाद मैं उसको रख देता हूँ, फिर स्लाइड बनाता हूँ परमानेंट, तो पता ही चला कि जी वो पर्पल कलर पूरी बैक्टीरिया में शो ऑफ हो गया। और फिर आप उसके पार्ट्स को पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं माइक्रोस्कोप में। ठीक है, तो वो कहलाएंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। लेकिन उनमें से ही कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो पर्पल कलर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया होगा और वो वैसे ही ट्रांसपेरेंट होंगे जैसे पहले थे, तो उन्हें हम कहेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कि जी उन्होंने पर्पल कलर को एब्जॉर्ब नहीं किया। वो किसको एब्जॉर्ब करेंगे? उन्हें अगर हम पिंक कलर में डाल दें तो फिर वो उसे पिंक कलर को एब्जॉर्ब कर लें, तो वो कहलाएंगे ग्राम नेगेटिव। यानी जो पिंक कलर को एब्जॉर्ब करे वो ग्राम नेगेटिव, जो पर्पल कलर को एब्जॉर्ब करे वो ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, तो ये उसने क्रिश्चियन ग्राम ने क्लासीफाई कर दिया था और मुख्तलिफ बैक्टीरिया पर इसने एक्सपेरिमेंट किया, और आज भी इस बात को मेडिकल जो साइंस है उसमें हम रखते हैं और कहते हैं कि जी ये ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम में नेगेटिव, फिर फर्दर उसकी प्रॉपर्टीज को देखा जाता है। ठीक है जी। अच्छा, एक सवाल है जी सर, मेडिकल की किस फील्ड में स्कोप है, तो इसका जवाब मैं आपको भी आकर देता हूँ, बल्कि आप लोग भी सब नमाज पढ़ लीजिए, तकरीबन 7 तो बज रहे हैं, तो अगले 7-8 मिनट में हम नमाज पढ़ के आते हैं, आप लोग भी आ जाइए। ठीक है जी। होप सो के नमाज पढ़ चुके होंगे, और नमाज ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बल्कि इंतहाई ज़रूरी है। नमाज पढ़ने के फ़ायदे में एक फ़ायदा, बहुत से बायोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं। एक बेनिफिट आपको मैं भी बता दूं कि बेनिफिट है आपका, आपकी नमाज पढ़ने से, एक्चुअल 5 वक्त में नमाज पढ़ना ना, तो ये आपको टाइम टेबल बना कर देती है। स्टडी का टाइम टेबल बना लें, कोई और सा टाइम टेबल बना लें, जो भी टाइम टेबल आपने बनाना है वो इजीली बना सकते हैं, क्योंकि टाइम स्पेसिफिक है ना नमाज के लिए, तो आप भी हर चीज़ का टाइम स्पेसिफिक कर सकते हैं। ये बेनिफिट है आपको। ठीक है जी। अच्छा जी, हम नमाज से पहले एक क्वेश्चन तो नहीं कहेंगे, एक मशवरा मांगा, सर मेडिकल की किस फील्ड में स्कोप है? अच्छा, पहले मुझे कोई ये बताए कि स्कोप क्या चीज़ होती है, फिर मैं उसको बताऊं मेडिकल की किस फील्ड में स्कोप है। स्कोप क्या होता है जी? कौन बताए? आप ही बताएं जिन्होंने सवाल पूछा, अगर अवेलेबल हैं तो। फायदा, वेरी गुड। तो पढ़ना फायदे के लिए होता है या किसी और काम के लिए होता है? हम लोग पढ़ाई जो कर रहे हैं, जो हम पेपर दे रहे हैं, उनके लिए एक और उन्होंने कहा ज्यादा काम है ज्यादा कम, क्या मतलब ज्यादा कम है? बार मुझे समझ में नहीं आया, ये एक और इन्होंने आंसर दिया था। एक तो फायदा आया, जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि मेडिकल किस फील्ड में आपको स्कोप है, उसमें उन्होंने आंसर दिया फायदा, स्कोप मीन्स होता फायदा। और एक ने कहा कि ज्यादा काम है, और दूसरे ने कहा कि पॉसिबिलिटी। ठीक है ना, स्कोप का मतलब, तो स्कोप एक्चुअल जो हम ये एक अपने माइंड में ले आता है ना, स्कोप क्या है, स्कोप क्या है, तो हम फायदे को अपने माइंड में रखते हैं।
स्कोप हर उस चीज में है जिसमें आपका इंटरेस्ट है जनाब। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं और फिर आगे हम चलते हैं। आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा, शायद ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा होगा फिलहाल, कोई आप में से स्पेसिफिक किसी टेलर के पास जाए और उससे अपने कपड़े या अपने लिए जो भी डिजाइनिंग है वो ले, और वो या उसकी फैमिली पिछले 10 साल से 15 साल से उसी टेलर के पास जा रही, और फिर क्यों जा रही है? वो उस टेलर की तो शॉप बहुत कंजेस्टेड एरिया में है, बहुत पुरानी है, टूटी फूटी है, कोई मिरर नहीं लगे हुए, और कोई वहाँ एसी नहीं है उसकी शॉप में। मगर आप क्यों जा रहे हैं? इसलिए आप जा रहे हैं कि वो टेलर बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, उसका हाथ बहुत अच्छा है, आपके क्लॉथ जो भी वो स्टिच करता है वो जबरदस्त करता है जी। आपको किसी और के क्लॉथ अगर आपने स्टिच करवाए किसी और टेलर से तो आपको मजा ही नहीं आया होगा। तो उस टेलर के पास क्या स्कोप है, क्या फायदा है उसका? उसके पास स्कोप ये है कि वो टेलर मास्टर जो है वो एक तो एक्सपीरियंस्ड है, दूसरा उसका अपनी फील्ड में इंटरेस्ट बहुत होगा, इसीलिए उसने अपनी फील्ड में नए नए आइडियाज बनाए होंगे। बेशक वो एक पुरानी सी टूटी फूटी सी शॉप में बैठा है, लेकिन वो अपने काम से मोहब्बत करता है। तो यहाँ पर भी यही बात होती है। आप अगर मेडिकल फील्ड में स्कोप यानी फायदे वाली बात है कि जिसमें आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाए, कोई 2-4 लाख से ज्यादा की आपकी सैलरी हो, गाड़ी शाड़ी भी मिल जाए, घर शर भी मिल जाए, तो भाई ये वाला एजुकेशन जो है ना वो मुझे नहीं समझ में आता कि हम क्यों हासिल करेंगे। अगर आप मेडिकल में बीबीएस करते हैं, बीडीएस करते हैं या किसी और फील्ड में जाते हैं, तो आप अपनी फील्ड को जरूर से जरूर मोहब्बत से उसको कंप्लीट करें, और फिर कंप्लीट करके आप उसमें आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। जब आप अपनी फील्ड में बहुत आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा? फिर यकीनन आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, और आप अपनी फील्ड में मोहब्बत कर रहे होंगे तो उसमें न्यू इन्वेंशन करेंगे, नई चीजें फाइंड करेंगे, है ना? लेकिन अगर आप एक रूटीन में सिर्फ नोट कमाने के लिए है तो फिर ना तो आप अपने किसी पेशेंट को जरा मोहब्बत से देखेंगे बल्कि डांट के भगाएंगे बार बार, क्योंकि आपको तो सैलरी मिल रही है। इसी तरह किसी और ऑफिस में अगर आप तो जब बायोटेक में है, आप किसी मेडिसिन कंपनी में है, ठीक है। हाँ, अब आप स्कोप की दूसरे वे में बात करते हैं, फायदे वाली बात नहीं, बल्कि आप देखना चाहते हैं कि जी मैं आगे जाकर इस फील्ड में किस फील्ड में ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ, अगर ये वाली बात करना चाहते हैं, तो उसमें फिर आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपका अपना इंटरेस्ट कहाँ है। मेरे पास बहुत से ऐसे स्टूडेंट भी गुजरे हैं जो मेडिकल में एम कैट में भी उन्होंने अच्छे नंबर लिए और उनका एडमिशन भी कंफर्म था, लिस्ट में उनका टॉप मोस्ट में नाम था, लेकिन वो मेडिकल में नहीं गए, एमबीबीएस में नहीं गए। मैंने उनको बहुत डांटा, मैंने कहा जब तुमने जाना नहीं था तो तुमने एक सीट को खराब क्यों किया? वैसे तो सीट खराब नहीं होती, वो हमारा एक प्रोसेस है जिसमें लिस्टिंग अप हो जाती है, लेकिन फिर भी उनको मैंने कहा कि यार तुमने इसमें जाना नहीं था तो फिर तुम, कहें सर वो तो हमारे पेरेंट्स ने हमें थोड़ा सा कहा था कि जी ये फील्ड लेनी है, अब उन्होंने हमें चॉइस दे दी कि भाई अब तुम्हारी मर्जी है। तो मेरी मर्जी तो ये फील्ड नहीं थी, मेरी तो फील्ड कुछ और। या लाइक अभी लास्ट ईयर एक बच्ची मेरी स्टूडेंट वो बीडीएस में उन्होंने एडमिशन लिया, ठीक है, लेकिन एमबीबीएस के उसके नंबर थे, अच्छे मार्क्स थे, अच्छी परसेंटेज थी, सब कुछ सेट था, लेकिन वो इंटरेस्ट कहाँ था उसका? बीडीएस में। तो बीडीएस ले रही थी और लिया उसने एडमिशन, 1 साल हो चुका है ऑलमोस्ट। तो इस तरह से आपका जो इंटरेस्ट होता है ना जिस फील्ड में, उसी फील्ड को चॉइस कर, आप दुनिया को ना देखें कि दुनिया किस तरफ भाग रही है,
दुनिया सारी की सारी भाग रही है अगर आईटी की तरफ आजकल, है ना, कोविड की वजह से। कंप्यूटर के मार्केट में आप जाएं, देखें कैसा रश लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि हर कोई, किसी को लैपटॉप चाहिए, हर किसी को कंप्यूटर चाहिए, क्लास लेनी है, कुछ और ऑनलाइन काम करना, ऑफिस का काम करना है। तो ये तो शायद कुछ अरसे का काम हो, लेकिन आपकी जो परमानेंट इंटरेस्ट है ना, वही आपको सेटिस्फाई करेगा, आपकी जिंदगी को बेहतर करेगा। ठीक है जनाब। तो आप अपनी मर्जी से स्कोप देखिए, दुनिया का स्कोप मत देखिए, वो फायदा मत देखिए। अपने स्कोप, अपने इंटरेस्ट को देखिए कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, उसमें आप बेहतर परफॉर्म करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छी इन्वेंशंस कर सकते हैं, न्यू वर्क कर सकते हैं। ठीक है। अब चलते जी हम अपनी थोड़ी सी वापस क्लासिफिकेशन की तरफ। तो ये हमारे पास जो है वो कॉकस या कोकाई की क्लासिफिकेशन में हम बात करना चाह रहे थे कि ये होते हैं स्फेरिकल। ठीक है, ये गोल है। अब इसमें टाइप किस बेस पे बनाई है? हमने कहा कि अगर एक कोकस है, ये रहा सिंगल बॉल है, गोल सर्किल है, तो ये कोकस कहलाता है, या हम इसको मोनोकोकस कहते हैं, अ सिंगल कोकस बैक्टीरियम। लेकिन अगर ये एक नहीं है बल्कि दो हैं, डिप्लोकोकस, अ पेयर ऑफ कोकाई, ये रहा, अगर एक पेयर, यानी स्ट्रक्चर में दो बॉल, दो सेल्स आपको इस तरह से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, तो वो कहलाएगा डिप्लोकोकस। ठीक है। आवाज एक बच्ची को नहीं आ रही बेटा, अपना अपनी साइट को आप चेक करिए। ठीक है, आवाज आपको आ रही होगी, पॉसिबल है। आप अपनी आवाज को मुझसे चेक करें, मैं आपको मैसेज करता हूं। ठीक है। ठीक है जनाब। तो अब हम चलते हैं जी। हमने कहा कि अगर दो डबल बॉल, दो सेल्स इस तरह से मौजूद हैं स्ट्रक्चर, तो वो कहलाएगा डिप्लोकोकस। और अगर हमारे पास टेट्राड, चार, टेट्रा माने होता है चार, अ ग्रुप ऑफ फोर कोकाई, अगर चार कोकाई के ग्रुप मौजूद हैं एक साथ, तो वो कहलाएगा टेट्राड। ठीक है, सिंपल सी बिल्कुल एक लाइन की आपको हम इसकी बात कर रहे होते हैं। और याद रखिए कि ये क्वेश्चन भी इसी तरह सिंपल वे में आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट फोर्थ वन, सार्कीना, अ क्यूब ऑफ 8 कोकाई। अब ये देखें, ये तो चार था, तो चार के ऊपर एक और क्यूब यानी टेट्राड रख दिया जाए, तो वो इस तरह से चार और चार, आठ का एक क्यूब बन जाए। क्यूब का मालूम होता ना, थ्री डायमेंशनल साइड्स इक्वलाइज हों, है ना। तो इसी तरह से चूंकि ये चार सेल आगे हैं, चार सेल पीछे, तो इनका डायमेंशन जो है वो इक्वल हो जाएगा। ये एमसीक्यूज में आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, आपसे एमसीक्यूज में इसको पूछा जाता है सार्कीना का। ठीक है जनाब। नेक्स्ट है टाइप स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस अ चेन ऑफ मैनी कोकस। ये रहा, एक चेन पूरी बन जाती है, 5 6 7 8 9 10 12। ठीक है ना। तो इसमें काउंट नहीं हम कह सकते कि भाई 10 की चेन है, 2 की चेन है, 10 की, 12 की, ऐसा नहीं। ये यूजुअली 6 7 से ज्यादा ही की चेन होती, चार की टेट्राड, है ना। लेकिन ये चेन नहीं कहलाएगी। ये चेन का मतलब क्या, एक का हेड दूसरे की टेल से जुड़ा हुआ हो, तो वो चेन बनती है ये। ठीक है बेटा। उसके बाद हम बात करते हैं जनाब स्टेफिलोकोकस, अ बंच ऑफ मैनी कोकाई। जिस तरह अंगूर या ग्रेप्स की एक बंच होती है ना, ये, तो उसे हम कहते हैं स्टेफिलो।
कोकस। इसमें भी वही है, अनकाउंटेबल भी हो सकती है, और सेम एज ट्राइंगुलर जो हमारे पास बंच बना हुआ है, ऐसा जरूरी नहीं, बल्कि इरेगुलर सा बंच बना हुआ होगा, बहुत सारे आपस में इरेगुलरली जुड़े हुए होंगे। तो एक टाइप हमारी हो गई क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ये शेप की बेसिस पर हम बात कर रहे हैं। इसमें हम बात करते हैं, नेक्स्ट है जो कि बिल्कुल सेम एज इट इज ही है ना, बैक्यूलाई। सिर्फ डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है हमारा कि बैक्यूलस मींस होता है रॉड शेप, एलोंगेटेड। इसमें में भी फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है, नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है। वो क्या था? सिर्फ फ्लैजिलेटेड था। ये ग्राम नेगेटिव होगा, वो क्या था? ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, और इसकी हमारे पास टाइप्स मौजूद हैं डिफरेंट। ये हमारे पास जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस नमोनियाई या स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, ये हमारी कोकस की, कोकाई की एग्जाम्पल्स थी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे जो बैक्यूलस है उसको भी हम देख लें टाइप, क्योंकि डायग्राम से ही आप इजीली समझ जाएंगे ना। बैक्यूलस का मतलब है जी ऐसी जो हमारी क्या हो, रॉड लाइक हो। तो ये हमारे पास है, अगर सिंगल है रॉड लाइक तो आपने उसको कहा जी सिंगल, यानी बैक्यूलस, अ सिंगल रॉड शेप बैक्टीरियम। अगर दो का पेयर आपस में जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ जी, एक दो, ठीक है, तो ये कहलाया डिप्लोबैक्यूलस। और अगर चेन बनी हुई है, एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, ये रहे, चेन पूरी बन गई यहाँ से यहाँ तक, तो वो बन गया स्ट्रेप्टोबैक्यूलस। जैसे स्ट्रेप्टोकोकस था, स्ट्रेप्टोबैक्यूलस बन गया। और फोर्थ वन बन गया स्टेफिलोबैक्यूलस, या इसे हम पेलिसैट भी कहते हैं। पेलिसैट एमसीक्यूज में अंडरलाइन कर लीजिएगा, अ बंच ऑफ मैनी, ठीक है, मुख्तलिफ बहुत सारे। अब ये बना, अच्छा पेलिसैट में और स्ट्रेप्टोबैक्यूलस में डिफरेंस देख लें आप। स्ट्रेप्टोबैक्यूलस जो होगा ना, वो हेड टू टेल आपस में जुड़ा होगा और एक चेन बन रही होगी, जबकि प्लासिड जो है वो दरअसल साइड व्यू में आपस में एक दूसरे से अटैच होते हैं। ये जैसे 4, ये 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बैक्यूलस। एग्जाम्पल है इसकी बैक्यूलस एंथ्रेक्स या क्लोस्ट्रीडियम टाइटेनी, ठीक है, ये वो है जिससे टेटानस भी होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं जनाब, तो बात आ जाती है स्पाइरल, स्पाइरिला। दे आर स्प्रिंग लाइक शेप, स्प्रिंग की तरह इसकी शेप होती है ना। और स्पायरोकेटा इसकी एग्जाम्पल है। दे हैव अ सिंगल फ्लैजिला, इसमें एक फ्लैजिला मौजूद है, जैसे ये है ना। तो अब ये कर्व है गोल दायरे में, तो स्पाइरिला, या ये हमारे पास नजर आ रहा, तो इसमें देखें ये कर्व है, एक साइड दूसरी साइड तीसरी, ये इस तरह घूमती हुई जा रही, तो इसलिए हम इसको स्पाइरिला कहते हैं। ये स्पायरोकेटा इस तरह का होता, तो इसमें एक फ्लैजिला, यहाँ पे 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। स्पायरोकेटा में एक ही फ्लैजिला है, सिर्फ आगे, ठीक है। विब्रो कॉमा जिसे आप कहते हैं, दीज आर हुक शेप्ड, हुक की तरह ये शेप, कर्व थोड़ी सी होती है, और ये शेप हमारी विब्रो या हुक शेप कहलाती है, कॉमा शेप कहलाती है। इसमें मे भी फ्लैजिलेट या नहीं भी हो सकता, लेकिन ज्यादातर में फ्लैजिला मौजूद होता है, और मोस्टली ग्राम नेगेटिव होता है। विब्रियो कॉलरिया, ये जो बना हुआ है हमारे सामने, कॉलरिया एक बीमारी है, जो जैसे हमारे डायरिया होता है ना, इसी तरह कॉलरिया बताओ, उसी बीमारी, ज़्यादातर छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा जानलेवा बीमारी होती है, तो उसको प्रोड्यूस करने वाला ये विब्रो कॉलरिया होता है। ठीक है जी, आज के लिए हमारे पास यहाँ तक बहुत है, और अगर कोई बात आपने पूछनी है तो आज
के लेक्चर के मुतालिक या कोई और बात आप पूछ सकते हैं अगले 2-4 मिनट में। ठीक है जी, मैं वेट कर रहा हूँ।